हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनेटिव कोड। मेरा नाम जवाद तारिक है और ये C++ कोर्स सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या चीज़ है और कंप्यूटर हार्डवेयर के मेजर कंपोनेंट कौन से हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या चीज़ें हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद हम टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाएंगे, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो कितनी टाइप्स की हैं। और नेक्स्ट फिर एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन साइकिल क्या चीज़ है, यानी जो प्रोग्राम आप लिखते हैं वो एट द एंड किस तरह आपकी 1 और 0 पे कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले चलेंगे हार्डवेयर की तरफ। हार्डवेयर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 से 6 मेजर कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, जिनमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है CPU। उसके बाद रैम है, उसके बाद बसेस हैं, परमानेंट मेमोरी स्टोरेज आती है जिसमें हार्ड डिस्क आ सकती है, फ्लॉपी डिस्क आ सकती है, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। आजकल SSDs यूज़ हो रही हैं। उसके बाद रजिस्टर की बारी आती है, उसके बाद कैश मेमोरी है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी डिप्लॉय होती हैं, जिन्हें हम मदरबोर्ड का नाम देते हैं। तो मदरबोर्ड ही इन सब की कम्युनिकेशन में मदद फराहम करता है और ये एक सर्किट होता है और सर्किट पे ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। उसके बाद मैं CPU को कुछ एलेबरेट करूँगा। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है और जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं वो सारा के सारा CPU ही प्रोसेस करता है। अगर आप 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें कंपेयर करना चाहते हैं, CPU ही वो डिवाइस है जो कि ये काम आपको परफॉर्म करके देगी। तो उसके बाद रैम की बारी आती है। रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये आपके प्रोग्राम को टेम्पररी लोड करने के काम आती है और जब इसमें आपके प्रोग्राम लोड हो जाते हैं तो CPU फिर एड्रेसेस भेजता है कि कौन से एड्रेसेस से मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो जब उस एड्रेसेस से इंस्ट्रक्शन जाती हैं CPU के पास तो CPU फिर उसे डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है, अगर उसमें लिखा है कि मैंने 2 नंबर को ऐड करना है तो CPU उन 2 नंबर को ऐड कर देता है। और ऐड करने के बाद अगर कोई इंस्ट्रक्शन उसके बाद आती है कि वो रिजल्ट जो है मुझे दोबारा वापस चाहिए तो CPU फिर दोबारा रिजल्ट आपको वापस रैम में देता है। तो उसके बाद जो मेजर कंपोनेंट आता है वो बसेस हैं। बसेस के बारे में आपको बताता चलूं कि बसेस जो है वो CPU और रैम के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करती हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी रैम में जो इंस्ट्रक्शन हैं वो CPU के पास जाएं तो जाहिर सी बात है दोनों डिफरेंट कंपोनेंट है, डायरेक्टली तो जा नहीं सकती, कोई ना कोई वायर चाहिए, कोई ना कोई कम्युनिकेशन पाथवे चाहिए। तो बसेस ही वो कम्युनिकेशन पाथवे प्रोवाइड करती हैं। तो बसेस जो है वो आगे से 3 टाइप्स में डिवाइड है। कंट्रोल बस है, डाटा बस है और एड्रेस बस है। डाटा बस और कंट्रोल बस ऐसी बसेस हैं जो बाई डायरेक्शनल हैं, जबकि एड्रेस बस एक ऐसी बस है जो सिर्फ CPU से एड्रेसेस जनरेट करवा के उन्हें मेमोरी में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में लेके जाती हैं। तो डाटा बस का काम यह है कि वो डाटा को मेमोरी से CPU में लेके जाता है और वापस CPU से मेमोरी में लाता है। कंट्रोल बस का भी यही काम है कि वो CPU से सिग्नल या लेके जाती है रैम में, या रैम से दोबारा सिग्नल जो है वो CPU की तरफ लेके जाती है। तो उसके बाद मैं आपको परमानेंट मेमोरी स्टोरेज का बताता चलूं। परमानेंट मेमोरी स्टोरेज जो है वो हार्ड डिस्क है, SSDs हैं, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है। और इसका यूज इसलिए है कि वो रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसकी, और अगर आपको अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो जो भी डाटा आपकी रैम में था आपका वो सारा इरेज हो जाएगा। तो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, SSD है हमारे पास। उसके बाद हार्ड डिस्क है जो कि कॉमनली यूज होती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये डाटा को परमानेंट स्टोर करके रखती हैं। यूजुअली जो आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं वो हार्ड डिस्क में ही आपका प्रोग्राम पड़ा होता है, वहां से लिखते हैं। तो उसके बाद आपका प्रोग्राम फिर मेन मेमोरी में लोड होता है और मेमोरी में लोड होने के बाद आपका प्रोग्राम फिर CPU उसकी एड्रेसिंग करता है और उन एड्रेसेस से इंस्ट्रक्शन उठाता है और उन्हें फिर प्रोसेस करता है। उसके बाद आते हैं रजिस्टर। तो CPU का मैं आपको बताता चलूं, CPU जो है ये आगे से भी 2 कंपोनेंट्स में मुश्तमिल होता है। एक इसका कंपोनेंट है ALU और एक कंट्रोल यूनिट। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और जितनी भी आपकी अर्थमेटिक प्रोसेसिंग होती है ये ALU कंपोनेंट में ही होती है। ALU कंपोनेंट में आगे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स जिसमें AX है, BX रजिस्टर है, CX है, DX है। इसकी इतनी डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं, सिर्फ इतना मैं बता दूंगा आपको कि रजिस्टर क्या करते हैं, ये टेम्पररी आपके डाटा को होल्ड करके रखते हैं। अब जो ही आपने मेमोरी से कोई डाटा उठाना है, कोई डाटा आना है, तो रजिस्टर क्या करते हैं, रजिस्टर वो डाटा अपने पास होल्ड करके रखते हैं और सिक्वेंशियली वो डाटा CPU को देते हैं, CPU फिर प्रोसेस करके उन्हें वापस देता है। तो ये सारा काम था रजिस्टर का। उसके बाद आती है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या करती है, ये रिसेंटली यूज फाइल जो होती हैं वो अपने अंदर रखती है।
तो इसका फायदा ये है कि आपके अगर आप एक ही फाइल को बार बार यूज कर रहे हैं तो आपके सीपीयू को ये जरूरत नहीं कि वो जाके अपनी आपकी रैम में से दोबारा सर्च करे, दोबारा एड्रेसिंग करे और सर्च करे कि डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, जो रिसेंटली यूज आप डाटा यूज कर रहे हैं। तो आपका सीपीयू क्या करेगा कि वो कैश मेमोरी में आएगा, वहां से देखेगा कि जो फाइल मुझे चाहिए वो यहाँ तो नहीं पड़ी हुई, अगर पड़ी हुई है तो वो मेन मेमोरी के पास जाएगा ही नहीं, वो दोबारा से सीपीयू के पास आएगा, वो फाइल में जो प्रोसेसिंग करनी है करेगा और इस तरह आपको रिजल्ट देगा। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक सीपीयू बना हुआ है, उसके बाद एक रैम आपको नजर आ रही है, रैम के अलावा एक बायोस भी आपको नजर आ रहा है। तो बायोस के बारे में आपको बताता चलूं कि ये परमानेंट मेमोरी लोकेशन होती है एक। तो ये बायोस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर को स्टार्टअप करता है। तो सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा, सीपीयू सिग्नल भेजेगा एड्रेस बस के जरिए रैम को कि उसने करना क्या है, उसने रीड करना है या उसने राइट करना है। फर्ज करें उसने सिग्नल भेजा है कि उसने कुछ रीड करना है, अब उसने सिग्नल भेज दिया है, अब रीड करना है, तो वो एड्रेस बस के जरिए जो है वो एड्रेस भेजेगा कि अब मैंने किस एड्रेस से रीड करना है। तो एक बार एड्रेस भी चला गया, अब क्या होगा कि अब डाटा जो उसने रैम ने भेजना है वो एक तीसरी बस है, डाटा बस, ठीक है, वो अब डाटा बस से डाटा दोबारा भेजेगी सीपीयू को। तो अब ये ब्लिंक जो बस आपके सामने कर रही है ये डाटा बस है। तो ये तो थी सारी इंटरनल वर्किंग जो सीपीयू की थी, जो आपके सिस्टम की थी, जो मैंने आपके सामने बयान की। तो इसका जानना आपके लिए इसलिए जरूरी था कि आप जो भी अपना प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए कि वो काम किस तरह कर रहा है। तो उसके बाद मैं मूव करूंगा नेक्स्ट कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या चीज हैं। तो प्रोग्राम स्टूडेंट्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क, यानी ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के काम आती हैं। जैसे कि अगर आपने कोई दो नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो जो इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे इन दो नंबर को ऐड करने के लिए वो आपका प्रोग्राम कहलाएंगे। तो उसके बाद प्रोसेस और प्रोग्राम में मैं आपको फर्क पता चलूं। प्रोसेस एक और चीज है, प्रोसेस जब आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस हमेशा एक एक्टिव एंटिटी होती है और वो एक्टिव स्टेट में होता है, जबकि प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है, वो एक्टिव स्टेट में नहीं होता, वो आइडल स्टेट में होता है। तो ये एक फर्क था प्रोग्राम और प्रोसेस में। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में मैं बता दूं आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो जो होती हैं वो इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने का। यानी अब हमने कम्युनिकेट करना है हार्डवेयर के साथ तो हमें हार्डवेयर की लैंग्वेज आनी चाहिए, जबकि हार्डवेयर तो 1001 यही अंडरस्टैंड करता है। तो 10101 चूंकि बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने हमारी आसानी के लिए कुछ लैंग्वेजेस बना दी जो कि लैंग्वेजेस हमारे अंडरस्टैंड में है, हम उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो लैंग्वेजेस जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं और उनके जरिए हम जो है अपने हार्डवेयर से कोई भी काम जो परफॉर्म करवा सकते हैं, कोई भी पार्टिकुलर टास्क जो है वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे पहले मशीन लैंग्वेज के बारे में आपको बताता चलो। मशीन लैंग्वेज 1 और 0 पे मुश्तमिल होती है, आपको पहले भी बताया। और ये क्या करती है, ये हार्डवेयर के क्लोज होती है और ये सिर्फ हार्डवेयर को ही समझ आ सकती है। हम आम इंसानों को इसकी ज्यादा समझ नहीं आती क्योंकि ये क्लोज टू हार्डवेयर है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने हमें फैसिलिटेट करने के लिए, प्रोग्रामर्स को फैसिलिटेट करने के लिए क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज एक सिंटेक्स उन्होंने बनाया है कि हम इजीली प्रोग्राम कर सकें। तो जिनमें C++ शामिल है, C शामिल है, C# शामिल है, जावा शामिल है और बहुत सारी ढेरों लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसके बाद आती है इंटरमीडिएट लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज जो है वो इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल होती है और इंस्ट्रक्शन जो है वो हम फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं और वो फिर उन इंस्ट्रक्शन से जो भी पर्टिकुलर टास्क करना होता है परफॉर्म करते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे एक और आपको मैं डिफरेंस बता दूं इंस्ट्रक्शंस का और स्टेटमेंट का। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होती हैं, जबकि असेंबली लैंग्वेज जो है इंटरमीडिएट लैंग्वेज ये इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। और स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट की तरह होती है, सिंपल एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि सम इज इक्वल टू a + b या सम इज इक्वल टू 2 + 3, ये एक एक्सप्रेशन है। जबकि असेंबली लैंग्वेज में हम कहते हैं मूव ax, 10, यानी मैं कह रहा हूं ax रजिस्टर में 10 को मूव करो, यानी मैं अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन साइकिल की तरफ और ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले इसमें आता है एडिटर। तो स्टूडेंट एडिटर वो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो आजकल जितने भी आईडीज हैं उन्होंने हमें साथ ही अपने एडिटर दिया हुआ है ताकि हम अपना प्रोग्राम वहीं पे लिख सकें, वहीं पे कंपाइल कर सकें, वहीं पे डिबग कर सकें, वहीं पे रन कर सकें। वैसे एडिटर जो है वो स्टैंड अलोन भी अवेलेबल है। उसके बाद प्री प्रोसेसर आते हैं।
अब एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आपका जो प्रोग्राम है वो एक तो आपका वो सोर्स फाइल होगी जो आप एडिटर पे लिखेंगे, लेकिन उसके अलावा भी डॉट एच फाइल्स होंगी आपके प्रोग्राम में जो कि प्री प्रोसेसर होंगे, यानी वो आपको बताएगा कि आपकी कुछ जो सिंटेक्स आप यूज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज का उनकी डेफिनेशन यहाँ पे पड़ी हुई है जाके, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, वो उन फाइल को भी जो डॉट एच के साथ हैं, जो आपके प्रोग्राम का हिस्सा है, वो उनको भी सोर्स कोड में कंबाइन करेगा, और जब सारा कंबाइन करके उन्हें एक फाइल में ले आएगा तो फिर कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर फिर उन्हें कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद असेंबली फाइल में कन्वर्ट करेगा। असेंबली लैंग्वेज के बारे में मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। तो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद असेंबलर एक ऐसा कंपोनेंट है इस साइकिल का जो कि इन असेंबली फाइल को फिर एट द एंड ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा, या मशीन फाइल्स अब मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मशीन कोड वही कोड है जो मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर को अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। और ये आपने साइकिल पूरा देखा कि किस तरह आपने प्रोग्राम लिखा और फिर वो एट द एंड हार्डवेयर अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद एक लिंकर है। लिंकर क्या करता है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है, अगर वो कोई फंक्शन यूज करता है, कुछ फंक्शन की डेफिनेशन होती है, वो कुछ और फाइल्स होती हैं उनमें पड़ी होती है, तो लिंकर क्या करता है, लिंकर उन फाइल्स को भी साथ अटैच कर देता है आपकी जो मशीन कोड है उसके साथ। उसके बाद लोडर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इन तमाम फाइल को फिर आपके मेन मेमोरी में लोड करता है। अभी तक जितना इससे पहले आपने प्रोग्राम लिखा था वो हार्ड डिस्क में था, लोडर इन्हें लोड करता है मेन मेमोरी में, और सीपीयू फिर सिक्वेंशली आपका जो आपका मेमोरी में जो आपकी इंस्ट्रक्शन पड़ी है उन्हें सिक्वेंशली लोड करता है, और लोड करने के बाद फिर एग्जीक्यूट करता है। तो ये तो था स्टूडेंट सारा एग्जीक्यूशन साइकिल जो मैंने आपको बताया। तो उसके बाद देख लेते हैं, एक तस्वीर है मेरे पास, एक पिक्चर है मेरे पास जिसमें कि ये सारा सिक्वेंशली सारा डिस्क्राइब है। एडिटर आप देख रहे हैं सबसे पहला कंपोनेंट है, और इसमें डॉट सीपीपी फाइल भी मौजूद है और डॉट एच भी फाइल मौजूद है। डॉट एच के बारे में आपको बताया था कि ये हेडर फाइल्स होती हैं, और इसमें कुछ डेफिनेशन मौजूद होती है आपकी डाटा की जो कि आप सोर्स फाइल में लिख रहे होते हैं। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, इन हेडर फाइल को जो है वो इंक्लूड करता है और कंबाइन कर लेता है सोर्स फाइल में, और जब ये सोर्स फाइल में कंबाइन कर लेता है तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इन्हें असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद असेंबलर आता है जो कि इन असेंबली फाइल्स को दोबारा ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में या कंप्यूटर हार्डवेयर अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद लिंकर की बारी आती है। लिंकर मैंने आपको बताया था कि ये अगर आपके मशीन कोड में कुछ ऐसा कोड मौजूद है जिसकी डेफिनेशन कहीं और में मौजूद है, किसी और फाइल में मौजूद है, तो लिंकर उन फाइल को इस मशीन कोड के साथ अटैच करता है। उसके बाद फिर लोडर है, लोडर दोबारा उन्हें मेन मेमोरी में लोड करता है, और सीपीयू फिर दोबारा से वहां से इंस्ट्रक्शन उठाता है, उन्हें प्रोसेस करता है, और अगर रिजल्ट वापस देना है तो वापस देता है, नहीं तो वो अपना पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। तो ये तो था स्टूडेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन साइकिल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय अदर लेक्चर। थैंक यू।